नीति के बारे में जानते हैं। तो मराठा नीति में अगर कहा जाए, ठीक है, तो इसमें संभाजी, ठीक है, जिनका कालक्रम 1680 से 89 रहता है। तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का आक्रमण होता है संभाजी पे और औरंगजेब संभाजी की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद, ठीक है, क्योंकि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मराठा में संभाजी 1680 में राजगद्दी पे बैठते हैं और 89 में उनकी हत्या कर दी जाती है। किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था, येसुबाई था, और इनके बेटे का नाम साहू, बेटा का नाम क्या है? साहू। तो इसमें क्या होता है कि औरंगजेब संभाजी को मार देते हैं। मारने के बाद इनके जो बेटा रहते हैं साहू को औरंगजेब कैद कर लेते हैं, जिसके बाद औरंगजेब का मराठा के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब 1707 में मर जाते हैं तो इनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने साहू को कैद से स्वतंत्र कर दिया। बहादुर शाह ने साहू को कैद से स्वतंत्र कर देते हैं। कब? 1707 में। यानी कि जब इनके पिता, यानी कि बहादुर शाह के जो पिता थे 1707 में जब मरते हैं, तब बहादुर शाह ने 1707 में साहू को क्या कर दिया? कैद से आज़ाद कर दिया। और इस तरीके से मराठा के साथ औरंगजेब का ये मराठा के साथ बहादुर शाह ने अपने अच्छे संबंध बना लिए। इसके बाद क्या होता है कि सिख नीति आता है। सिख नीति, सिखों के साथ भी अगर कहा जाए तो औरंगजेब के कोई अच्छे संबंध नहीं थे। तो इसमें क्या होता है कि जो 10वें सिख गुरु होते हैं, 10वें सिख गुरु, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहादुर शाह ने सिखों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और इन्होंने 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब, कितना का? 5000 का मनसब दिया, ठीक है, मनसब दिया। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। क्या कहा जा सकता है? अंतिम गुरु। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की। अगर कहा जाए तो बहादुर शाह के काल में ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। और इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने 5 वस्तुओं को सिखों के लिए अनिवार्य बताया है। अगर कहा जाए कौन कौन सा, तो केस, करा, कंघा, कृपान, ठीक है, और कच्छा। ये 5 चीज़ों को गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आप खालसा पंथ में जब हम लोग स्थापना कर रहे हैं तो सिखों के पास ये 5 वस्तु रहना ही चाहिए। गुरु गोविंद सिंह 10वें पातशाह ग्रंथ भी संकलित करवाया, यानी कि इन्होंने 10वें पातशाह ग्रंथ का भी रचना किया, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह की अगर मृत्यु के बाद कहा जाए तो इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हो जाती है। यहाँ पे खालसा पंथ कहने का मतलब होता है, खालसा कहने का मतलब प्योर, ठीक है, शुद्ध जिसको कहते हैं,
ठीक। तो यहाँ पे इन 5 वस्तुओं को सिखों के लिए अनिवार्य बताया गया है। ठीक है। अगर बात करें तो आता है राजपूत नीति। राजपूत नीति, तो राजपूत नीति कहने का मतलब है कि औरंगजेब राजपूतों के आंतरिक मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे। ठीक है। तो बहादुर शाह ने राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इस तरीके से राजपूत को भी क्या कर लिया, अपने साथ अच्छे संबंध बना लिए। जैसे कि अगर कहा जाए तो राजपूत नीति में 2 प्रमुख शासक थे। 2 प्रमुख शासक 2 प्रमुख शासक थे। एक थे आमेर के राजा। आमेर के राजा आमेर के राजा का नाम था जय सिंह। जय सिंह। और ये मालवा के गवर्नर भी बने थे। मालवा के गवर्नर भी बने थे। और दूसरे प्रमुख शासक थे राजपूत में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह, और ये जोधपुर के थे। और इन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया गया था। गुजरात का गवर्नर बनाया गया था। अब इसमें क्या है कि ये जो 2 प्रमुख शासक थे, तो इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा था। इनके आंतरिक मामलों में क्या हो रहा था, हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा था। जिसके बाद क्या करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह आते हैं और इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। ठीक है। जबकि ये किस में हो रहा था, ये औरंगजेब के काल में हो रहा था। औरंगजेब के काल में ये हो रहा था और बहादुर शाह क्या करते हैं कि हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। और इस तरीके से राजपूतों के साथ भी बहादुर शाह के अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए तो धार्मिक नीति में भी बहादुर शाह ने काफ़ी सुधार किया है। धार्मिक नीति में भी, जैसे कि पहले 2 तरीके का धार्मिक कर लगता था, यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को हटाया। तीर्थ यात्रा कर हटाया। इसके बाद औरंगजेब के काल में बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो इन्होंने मंदिर तोड़ना प्रतिबंधित कर दिया। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने मंदिर तोड़ना प्रतिबंधित कर दिया कि अब मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के धार्मिक नीति को भी परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसी में एक इतिहासकार हैं, एक इतिहासकार का नाम है इतिहासकार सर सिडनी ओवन। सर सिडनी ओवन, ठीक है। तो सर सिडनी ओवन जी का कहना है कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल सम्राट हैं जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। किसने कहा? सर सिडनी ओवन जी ने कहा। और एक और इतिहासकार हैं, इतिहासकार खाफी खां। इन्होंने बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहा है। साहे बेखबर का है, मतलब कि इन्होंने कहा कि बहादुर शाह प्रथम को प्रजा ये सब से कुछ लेना देना नहीं है। और खाफी खां की एक पुस्तक है, ठीक है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम मुख्ताब उल लवाब है।
मुख खाब उल लबाब है। और 1712 में अगर कहा जाए तो 1712 में लौहगढ़, ठीक है, लौहगढ़ के युद्ध में ये बंदा बहादुर, ठीक है, सिखों के नेता अगर कहा जाए, इसमें ऐसे मैं बता देती हूँ, सिखों के नेता बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। तो दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें बंदा बहादुर को पराजित कर दिया जाता है और बहादुर शाह प्रथम जीत जाते हैं। किंतु इसी युद्ध में ये घायल हो गए थे और 1712 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर लौहगढ़ का युद्ध कहा जाए तो ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कहाँ है तो नांदेड़, ठीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में लौहगढ़ युद्ध हुआ था जिसमें सिख नेता बंदा बहादुर को पराजित किया गया और बहादुर शाह प्रथम को जीत मिली, जिसमें ये इतने घायल हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते कि 1712 में ही बहादुर शाह प्रथम मर जाते हैं। अब इसके बाद उत्तर मुगल काल के दूसरे शासक आएंगे जहांदार शाह, ठीक है, तब उनके बारे में जानते हैं। दूसरे शासक है जिनका नाम है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह का अगर शासन काल कहा जाए तो 1712 से 1713 AD है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही बहादुर शाह प्रथम मरते हैं, ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के भी कितने पुत्र होते हैं, 4 पुत्र, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र। अब इन पुत्रों में क्या होगा, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होगा, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं अजीम उस शान, दूसरे नंबर पे आते हैं रफ़ी उस शान, तीसरे नंबर पे आते हैं जहान शान और 4 नंबर पे आते हैं जहांदार शाह। तो अगर इसमें भी बात किया जाए तो जहांदार शाह जो होते हैं इन 3 भाइयों को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं और पराजित करने के बाद ये दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं। अब इसमें जो जहांदार शाह के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो जहांदार शाह के बारे में अगर बात किया जाए तो ये पुत्र एवं उत्तराधिकारी अगर कहा जाए, पुत्र एवं उत्तराधिकारी, तो ये बहादुर शाह प्रथम के थे, इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के जब गद्दी पे ये बैठते हैं तो ये जुल्फिकार खां के कारण बैठते हैं, जुल्फिकार खां के सपोर्ट से ये बैठते हैं। और जुल्फिकार खां जो होते हैं वो ईरानी मूल के नेता होते हैं, ठीक है, जिनके सपोर्ट से, जिनके सहयोग से जहांदार शाह जो होते हैं वो दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पे बैठते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की भी संज्ञा दी गई है, यानी इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था लाल कुंवर, ये महिला मित्र थी, ठीक है। इसके बाद अगर इनके वजीर के बारे में बात किया जाए, इनके वजीर के बारे में, तो इनके वजीर थे जुल्फिकार, ठीक है, और जो कि प्रशासनिक सुधार भी थे, प्रशासनिक सुधार का भी काम करते थे, ठीक है। और जहांदार शाह जो थे इन्होंने खालसा भूमि के लिए भी काम किया है, खालसा भूमि, ठीक है।
इसके बाद अगर बात किया जाए तो इन्होंने जागीरों को बांटने पे रोक लगाया है, यानी कि भूमि बांटने पे रोक लगाया है। और इनके समय भी राजा जय सिंह जो कि मालवा के गवर्नर थे, कहाँ के? मालवा के गवर्नर थे, ठीक है, जिनको उपाधि दिया जाता है सवाई राजे का। उपाधि क्या मिलता है? सवाई राजा। और एक और राजा होते हैं राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह ये कहाँ के गवर्नर होते हैं? तो ये गुजरात के गवर्नर होते हैं, गुजरात के गवर्नर, ठीक है। और इन्हें उपाधि दी जाती है महाराजा का, इन्हें उपाधि मिलता है महाराजा का, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र हैं और चारों के बीच में उत्तराधिकारी के लेके क्या होने लगा? युद्ध शुरू हो गया। इनके पुत्र का नाम था अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, जहान शाह और जहादार शाह। इसके बाद अगर इसमें देखें, जहादार शाह जो होते हैं अपने भाइयों को इस उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित कर देता है और ये सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं। सिंहासन प्राप्त करने के लिए जहादार शाह को ईरानी अमीर जो है जुल्फ़िकार खां की सहायता लेनी पड़ी थी, ठीक है। और इन्होंने जुल्फ़िकार खां को अपना क्या बना लिया? वजीर बना लिया। और जुल्फ़िकार खां ने ही क्या किया कि जागीरों के जो भूमि ये सब बंटवारा हो रहा था अंधाधुन, उस पर रोक ये लगा दिया। और जहादार शाह जो अगर बोला जाए, ठीक है, तो जहादार शाह एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक? अयोग्य शासक। इसलिए इनका सारा काम कौन कर रहे थे? तो जुल्फ़िकार खां कर रहे थे। इसके बाद होता है कि इन्हें लंपट मूर्ख की भी संज्ञा दी गई है। और जहादार शाह में अगर कहा जाए तो इस समय दो प्रमुख राजपूत शासक भी थे। आमेर के राजा के बारे में अगर बोला जाए तो राजा जय सिंह, ठीक है। और इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी जाती है जो कि मालवा के गवर्नर होते हैं। और मारवाड़ के राजा अगर बोला जाए जो कि जोधपुर में है तो वो राजा अजीत सिंह हैं और इन्हें उपाधि मिलती है महाराजा के, जो कि गवर्नर कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। जहादार शाह को उनकी महिला मित्र, ठीक है, लाल कुंवर बहुत ही प्रभावित करते थे। यानी एक घटना हुई थी जिसमें लाल कुंवर ने कहा कि सरकार अगर आप बिना कपड़ा का, ठीक है, बिना वस्त्र के अगर आप अपने राज दरबार में चले गए तब मैं आपको मानूं। और महिला मित्र लाल कुंवर के कहने पे जहादार शाह बिना वस्त्र के ही राज दरबार में चले जाते हैं, जिसके वजह से सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया। राजा अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कहता है कि ये नए जमाने का वस्त्र है और आज से मैं ये नियम लागू करता हूँ कि मेरी प्रजा भी ऐसे ही वस्त्र को पहनेंगी। जैसे ही प्रजा और वजीर जुल्फ़िकार खां को पता चला तो उन्होंने मतलब कि सोचा कि ये राजा तो सही में लंपट मूर्ख है, ठीक है। तो इसके लिए 1713 में अगर कहा जाए तो 1713 में सैयद बंधुओं के द्वारा, ठीक है, जहादार शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ये जहादार शाह काम ही कर रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले शासक आते हैं फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर का कालक्रम है 1713 से 1719। अगले शासक होते हैं फर्रुखसियर और इनका कालक्रम है 1713 से लेके 1719 AD, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे शॉर्टकट में देखते हैं और फिर इसका स्टोरी जानते हैं। तो अगर फर्रुखसियर के बारे में बात किया जाए तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जानते हैं, घृणित कायर के नाम से इन्हें जाना जाता है।
और ये सैयद बंधुओं की सहायता से राजगद्दी पे बैठे थे। सैयद बंधुओं की सहायता से इन्हें गद्दी प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फर्रुखसियर भी अयोग्य शासक ही रहे, अयोग्य शासक। और सैयद बंधु इनके काल में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और सैयद बंधुओं के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। कब? 1716 में। इसके बाद क्या होता है कि जुल्फिकार खां की भी हत्या हो जाती है। जुल्फिकार खां की भी हत्या हो जाती है। ये भी कब? तो 1716 में ही। और फर्रुखसियर के समय 4 अमीर वर्ग थे। कितने? 4 अमीर वर्ग। अगर बात किया जाए तो ईरान के थे ईरानी जुल्फिकार खां। तुरानी नेता थे निजाम उल मुल्क। अफगानी थे सादत खां। और सबसे अगर स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता कहा जाए तो ये हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी जो थे सैयद बंधु। और ये 2 भाई थे, 2 भाई। एक का नाम था अब्दुल्ला खां, जिसे फर्रुखसियर अपना वजीर बनाते हैं। और दूसरे भाई थे हुसैन खां, जिसे अपना ये मीर ए बख्शी बनाते हैं। मीर ए बख्शी कहने का मतलब होता है सेना का मंत्री। ठीक है, सेना मंत्री। इसके बाद क्या होता है कि फर्रुखसियर के काल में ही, ठीक है, फर्रुखसियर के काल में ही अगर कहा जाए तो एक ब्रिटिश आया था अधिकारी, एक ब्रिटिश आता है जिसका नाम रहता है जॉन सुरमन। ठीक है, और फर्रुखसियर ने इन्हें बंगाल में दस्तक प्रणाली दिया था। दस्तक प्रणाली कहने का मतलब होता है कि परमिट है, एक प्रकार का एक लेटर है। ठीक है, जिसमें बंगाल में मुक्त व्यापार यानी फ्री में आपको व्यापार करना है। बस इसके लिए आपको साल में 3000 रुपये देने हैं। क्या देना है? 3000 रुपये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे अब ब्रिटिश के हाथ में हमारा भारत अब स्टार्टिंग से धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो कहा जाए तो फर्रुखसियर जो था 1713 में, ठीक है, सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा। और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अयोग्य शासक हैं। कैसे शासक हैं? एक अयोग्य शासक थे। इन्होंने 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर और ईरानी नेता जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी थी। कौन? फर्रुखसियर ने। और इनके शासन काल में 4 अमीर वर्ग थे। ठीक है, जैसे ईरानी थे जुल्फिकार खां, तुरानी थे निजाम उल मुल्क, अफगानी थे सादत खां और हिंदुस्तानी थे सैयद बंधु। अभी इस काल में क्या होता है कि सैयद बंधु जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर बना लिया और हुसैन खान को मीर ए बख्शी यानी कि सेना मंत्री बना लिया। ठीक है, अब ये सैयद बंधु जो हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये 2 भाई थे। अभी इस काल में सैयद बंधुओं को क्या कहा जा रहा था? तो किंग्स मेकर भी कहते थे, किंग
मेकर्स। ठीक है, किंग मेकर्स कहने का मतलब होता है कि किसी को भी ये राजा बना देंगे। अब सैयद बंधुओं ने मुगल काल में प्रशासनिक सुधार भी किए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रशासनिक सुधार भी किए थे। अब इसी में क्या होता है कि सैयद बंधुओं ने मराठा, अब ये जो सैयद बंधु है इन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से ठीक है, इन्होंने दिल्ली की संधि की थी। कौन सा संधि किए थे, दिल्ली की संधि इन्होंने किया। अब ये दिल्ली की संधि कहने का मतलब है कि इसमें मराठा पेशवा जो था वो सैयद बंधुओं को यह आश्वासन दिया था कि वे दरबारी षड्यंत्र में सैयद बंधुओं का सहयोग करेंगे। यानी कि अगर सैयद बंधुओं के खिलाफ कोई भी आंतरिक षड्यंत्र होता है दरबार में तो मराठा पेशवा जी जो है वो सैयद बंधुओं का साथ देंगे। और अपने शासन के अंतिम दिनों में ही फर्रुखसियर और सैयद बंधु में मतभेद होने लगा। यानी कि फर्रुखसियर और जो सैयद बंधु थे दोनों में क्या होने लगा, मतभेद होने लगा। और इसी बीच में क्या हुआ कि सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या 1719 में करवा दी। और फर्रुखसियर ने 1717 में क्या किया था, ठीक है, 1717 में इन्होंने क्या किया कि बंगाल में मुक्त व्यापार के लिए, ये कब का घटना है तो 1717 का घटना है। ठीक है, तो मरने से पहले फर्रुखसियर ने 1717 में मुक्त व्यापार के लिए दस्तक का जो अधिकार होता है, ठीक है, तो ये दे देते हैं ब्रिटिशों को, जिसमें इनको एक परमिट दिया जाता है। और इन्हीं के काल में एक अंग्रेज अधिकारी आया था जॉन सुरमन। ठीक है, तो इनके लिए भी एक कहानी है कि कहा जाता है कि फर्रुखसियर को मतलब एक छोटा सा दाना हो गया था। ठीक है, इनको एक जख्म हो गया था जिसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी था और उस समय भारत में नहीं हो रहा था। तब जॉन सुरमन ने ही फर्रुखसियर का इलाज किया था, जिसके वजह से खुश होकर इन्होंने पूरे बंगाल का क्या कर दिया, मुक्त व्यापार मात्र 3000 वार्षिक रुपए में ही कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में जानते हैं। हम लोग बात करें मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इनका कालक्रम 1719 से 1748 AD है। तो अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनका वास्तविक नाम अगर कहा जाए, वास्तविक नाम तो रोशन अख्तर है, रोशन अख्तर। ठीक है, ये रंगीला नाम से प्रसिद्ध है, रंगीला नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो मोहम्मद शाह को रंगीला इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये ज़्यादा समय हरम में बिताते थे, यानी कि महिलाओं के साथ। ठीक है, इसके बाद अगर इनके बारे में बोला जाए तो ये भी सैयद बंधुओं की सहायता से ही राजगद्दी पर बैठा, सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पे बैठा था। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। और इनके बारे में अगर बात किया जाए तो 1720 में हमेशा के लिए जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। जबकि इनके पहले भी जजिया कर को समाप्त किया गया है, लेकिन थोड़े से समय के लिए, और वो थे बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद 1720 में हमेशा के लिए जजिया कर को ये समाप्त कर देते हैं। और इन्हीं के कालक्रम में क्या होता है कि सैयद बंधुओं के खिलाफ अब षड्यंत्र शुरू होने लगेगा। ठीक है, किनके काल में,
तो मोहम्मद शाह रंगीला के काम में। तो कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था और ये ज़्यादा समय हरम में ही बिताते थे और इसी के लिए इतिहासकारों ने इनका नाम क्या रख दिया, रंगीला रख दिया। 1719 में क्या होता है कि सैयद बंधुओं की सहायता से ही ये राजगद्दी पे बैठते हैं और इन्होंने 1720 में हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया और इन्हीं के काल में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। अब इसी में क्या होता है कि 1720 से 22 में 1720 से 22 में तुरानी जो नेता थे, तुरानी अमीर वर्ग के जो नेता थे जिनका नाम निजाम उल मुल्क था, निजाम उल मुल्क, इन्होंने सैयद बंधुओं की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। और इसके पश्चात मोहम्मद शाह जो हैं वो निजाम उल मुल्क को, ठीक है, निजाम उल मुल्क को अपना वजीर बना लेते हैं, अपना क्या बना लेते हैं, वजीर बना लेते हैं। और जैसे ही वजीर बनता है इसके कुछ ही समय बाद निजाम उल मुल्क के खिलाफ भी क्या होने लगते हैं, षड्यंत्र शुरू हो जाता है, इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाता है। जिसके पश्चात निजाम उल मुल्क जो रहते हैं वो दक्षिण भारत में यानी हैदराबाद में 1724 में, ठीक है, यानी दक्षिण भारत वो चले जाते हैं और 1724 में हैदराबाद की स्थापना करते हैं। अब निजाम उल मुल्क जो रहते हैं, ठीक है, तो इनको 6 मुगल प्रांतों का गवर्नर भी बनाया जाता है, 6 मुगल प्रांत, ठीक है, जो कि कहाँ है, दक्षिण भारत में ही है, दक्षिण भारत में, वहाँ का इनको गवर्नर बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही बहुत से राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, यानी कि मोहम्मद शाह जो थे इनके शासनकाल में बहुत सारे जो राज्य थे अब वो स्वतंत्र होने लगे। तो अगर इनके काल में देखें स्वतंत्र राज्यों का उदय, स्वतंत्र राज्यों का उदय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे अवध, जो कि 1720 में आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और ये होते हैं सादत खां के कारण, जो कि एक अफ़गानी नेता हैं। इसके बाद बंगाल का अगर बात करें तो बंगाल 1722 में होता है मुर्शिद कुली खां के कारण, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक हो गया, जो कि 1720 से 22 में होता है और ये होते हैं सादुल्ला खां के कारण, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो होता है हैदराबाद और ये होता है 1724 में निजाम उल मुल्क के कारण, निजाम उल मुल्क। इसके बाद होता है जाट साम्राज्य, चूड़ामन ये सब करते हैं। ये होता है 1730 से 40 में और ये करते हैं बदन सिंह और चूड़ामन, इनके द्वारा इन स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादिर शाह का भी भारत में आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ठीक है। और ये आक्रमण ऐसा था जिससे भारत पूरे तरीके से हिल गया था, ठीक है। तो कहा जाए तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था और ये ईरान का नेपोलियन भी इसे कहते हैं, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन।
और इनका एक ही एम था कि ये भारत को लूटेंगे, भारत को लूटना इनका यही एक सपना था। और इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ करनाल का युद्ध किया। करनाल का युद्ध हुआ फरवरी 1739 में, ठीक है, जिसमें एक ओर से नादिर शाह और उनकी सेना थी, नादिर शाह और उनकी सेना, और दूसरी ओर से मुगल सेना था, मुगल सेना, जिसमें निजाम उल मुल्क थे, निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद बसाए थे। इसके बाद खाने दौरा थे, खान ए दौरा ये थे। इसके बाद अगर बात कहा जाए तो सादत खां थे, सादत खां। तो इन तीनों ने मुगल सेना की ओर से युद्ध किया था और ये नादिर शाह जो थे भारत में 57 यानी 57 दिन तक रुका था, ठीक है। और कहा जाता है कि इस 57 दिन के अंदर, ठीक है, इन्होंने इस 57 दिन के अंदर इन्होंने 70 करोड़ रुपए भारत से लूटे, ठीक है। कोहिनूर का हीरा लिया, कोहिनूर हीरा। इसके बाद कहा जाए कि मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन, और इसी में एक जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ भी था, जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ भी था, जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके गया था। तो इसमें कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 में ईरानी आक्रमण, ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और फरवरी 1739 में करनाल, जो कि कहाँ है, हरियाणा के पास है, ठीक है, हरियाणा का युद्ध नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इस युद्ध में मुगल सेनापति निजाम उल मुल्क, खाने दौरा और सादत खां थे। अभी इसी के बीच में क्या होता है कि नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को क्या कर दिया, ये पराजित हो गए और नादिर शाह जीत गए। इसी के बीच में क्या होता है कि निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपए देकर वापस जाने के लिए मना लिया, ठीक है। तभी सादत खां आता है नादिर शाह के पास, और ये नादिर शाह को दिल्ली जाकर, ठीक है, दिल्ली जाकर बादशाह को कहता है, यानी कि सादत खां जो है वो नादिर शाह को कहता है कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली जाके जो हमारे राजा हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह, उनको आप क्या कर लीजिए, बंदी बना लीजिए, यानी बंदी बनाने का ये सुझाव देते हैं। अब नादिर शाह जो है दिल्ली 57 दिन तक रहा, उसने दिल्ली के हर घर को लूटा। अब नादिर शाह ने दिल्ली से कुल 70 करोड़ रुपए क्या किया, ठीक है, लूट के वे ईरान जाते समय अपने साथ 70 करोड़ रुपए भी लेके गया, कोहिनूर हीरा ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ भी ले गया। अभी इसी में कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य जो था, ठीक है, आर्थिक रूप से इतना खोखला हो गया कि अब कोई भी भारत पे शासन कर सकता था। अब 1739 में क्या होता है कि जो नादिर शाह रहते वापस ईरान लौट जाते हैं, लेकिन अपने शासन काल में कहा जाता है कि जब तक नादिर शाह ईरान का राजा रहा तो उन्होंने 8 साल तक, ठीक है, 8 साल तक कोई भी टैक्स अपने प्रजा से नहीं लिया, ठीक है। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और नादिर शाह का 8 साल में कोई टैक्स नहीं लिया था, ठीक है। और मोहम्मद शाह की मृत्यु अगर कहा जाए तो मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 में होता है,
ठीक है। और इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह थे जो मयूर सिंहासन पे बैठे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारे यहाँ अयोग्य शासकों के कारण हमारा भारत, ठीक है, कभी ईरानों के गुलाम हो रहा है तो कभी ब्रिटिशों के गुलाम हो रहा है। अब इसी के बीच में एक और आक्रमण होता है जिसे अहमद शाह का आक्रमण भी कहते हैं, ठीक है। तो अहमद शाह के बारे में अब हम लोग जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली के होता है, ठीक है। तब अगले शासक आते हैं अहमद शाह। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह का अगर कालक्रम कहा जाए तो 1748 से 1754 AD है। अब इसमें क्या होते हैं कि ये अपने पिता से भी एक कदम आगे रहते हैं, ठीक है। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली इनके शासनकाल में आएंगे। ये अहमद शाह हो गए, अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह जो रहते हैं तो इनके एक मतलब अहमद शाह अब्दाली से लड़ने में इनको एक व्यक्ति साथ देता है अवध के, जिनका नाम रहता है सफदर जंग, ठीक है। ये भी एक शासक ही हैं। और अहमद शाह के बारे में कहा जाए तो इन्हें किन्नरों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, किन्नरों से प्रेम था, ठीक है। और इन्होंने जब अहमद शाह अब्दाली को सफदर जंग हराया, ठीक है, सफदर जंग अहमद शाह अब्दाली को जब हरा देते हैं, ठीक है, हरा देते हैं, तब सफदर जंग को अहमद शाह अपना वजीर नियुक्त करते हैं, ठीक है। और इसी में 1554 में अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उनका पुत्र अहमद शाह हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा, ठीक है। और 1748 में अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सफदर जंग की सहायता से पराजित किया था, यानी हरा दिया था। और अहमद शाह अब्दाली जो है ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। किसका? नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, ठीक है। और नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी जैसी उपाधि से अपनाया था। कौन सा? दुर्रे दुरानी, ठीक है, ऐसा उपाधि दिए थे। कौन? अहमद शाह अब्दाली। अब इसमें क्या होता है कि 1748 में अहमद शाह शासक बनने के पश्चात, ठीक है, सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त करते हैं, जबकि सफदर जंग जो है एक योग्य नवाब थे। ये क्या थे? योग्य नवाब थे। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें शासक के बारे में बात किया जाए तो ये हैं आलमगीर द्वितीय, और ये दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पे बैठते हैं अहमद शाह की मृत्यु के बाद। और ये बैठते हैं इमाद उल मुल्क की सहायता से, उल मुल्क की सहायता से, ठीक है। ये गद्दी पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठे। इसके बाद कहा जाए तो जब आलमगीर द्वितीय गद्दी पे बैठते हैं तो इन्हें अपना वजीर नियुक्त कर लेते हैं। और 1759 में